नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमलाल मुर्मू का बीजेपी से मोहभंग, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 11 अप्रैल को जेएमएम में लौटेंगे वापस। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, साथ ही 2024 के अंत में झारखंड विधानसभा का भी चुनाव होगा। अब सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सह और मात का खेल शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में संथाल परगना क्षेत्र की राजनीति में बड़े नेता हेमलाल मुर्मू एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभी वह भाजपा में है। 11 अप्रैल को सिद्धू कान्हू की जयंती के अवसर पर भोगनाडी में विशाल कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में श्री मुर्मू झामुमो का दामन थामेंगे। यह जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने दी। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2014 में झामुमो छोड़कर हेमलाल मुर्मू भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि इस दौरान वह ना तो सांसद बने और न ही विधायक बन सके। भाजपा ने उन्हें पहले बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव में उतारा था, फिर दूसरी बार लिट्टीपाड़ा से साइमन मरांडी के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ाया, पर वह हार गए थे। हालांकि पूर्व में वह राजमहल से एक बार सांसद भी रह चुके हैं और बरहेट के विधायक भी। वह राज्य में स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री और सांसदीय कार्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। आप सबको बता दूं कि पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने कहा कि भाजपा अब ग्रास रूट की पार्टी नहीं रह गई। आदिवासी भी भाजपा से दूर हो गए हैं। यह पार्टी केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही चलती है। जमीन स्तर पर पार्टी का कोई नेता नहीं दिखता। जबकि दूसरी ओर हेमंत सोरेन अभी आदिवासी हित में बेहतर काम कर रहे हैं। 1932 का खतियान लाया, पर यह कानूनी पेच में फंस गया। बहाली करने के लिए उन्होंने तत्काल 60-40 लाया। सरना धर्म कोड भी प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराया। आज जो है ग्रास रूट पर झामुमो है, ना कि भाजपा। हेमलाल ने कहा कि वैसे भी झामुमो से मैं 35 से 40 वर्षों तक रहा हूं। यह मेरा पुराना घर है, मेरी घर वापसी हो रही है। श्री मुर्मू ने कहा कि 2024 में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में भी झामुमो की सीट ही बढ़ेगी। इधर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बार लोबिन हेम्ब्रम का पत्ता साफ हो सकता है। उनकी ही जगह पर हेमलाल मुर्मू को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि इस बात का पुरजोर खंडन करते हुए श्री मुर्मू ने कहा कि उन्हें लोबिन के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। मैं तो पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, मुझे क्या करना है इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन तय करेंगे। गिरिडीह में 4 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार, घर में बनाए कॉल सेंटर से करता था ठगी। गिरिडीह साइबर पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये लोग एक घर में बनाए गए कॉल सेंटर से देश के अलग अलग स्थानों पर लोगों को फोन कर ओटीपी और अन्य जानकारी हासिल कर लेते थे। गिरफ्तारी गांडे थाना इलाके के रसकुट्टो गांव से हुई है। इन चारों के पास से 18 मोबाइल, 40 सिम कार्ड, 2000 रुपए नगद और करीब 1 लाख लोगों का बैंक डिटेल मिला है। आप सबको बता दूं कि इनकी गिरफ्तारी जो है गुप्त सूचना के आधार पर हुई है। बताया जाता है कि एसपी अमित रेणु को सूचना मिली थी कि गांडे के रसकुट्टो गाँव में कुछ लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। श्री रेणु ने साइबर पुलिस को छापामारी करने का निर्देश दिया। साइबर थाना प्रभारी आदिकांत महतो, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में इलाके में छापामारी की गई। जब प्रेमचंद मंडल के घर में छापामारी की गई तो उसके साथ 3 अन्य युवकों को रंगे हाथ पकड़ा गया। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज पर सरकार और ईडी से किया है जवाब तलब। 1 मई को अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री यानी कि खान विभाग के मंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन की रांची स्थित अनगढ़ा में माइनिंग लीज और रिश्तेदारों को अन्य लीज आवंटन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी और राज्य सरकार की दलीलों को सुना। प्रार्थी की दलील पर विचार करने के बाद राज्य सरकार, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि अन्य प्रतिवादी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 1 मई की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह व अधिवक्ता विशाल ने पक्ष रखते हुए बताया कि खान विभाग के मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज का आवंटन कराया है। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और सरला मुर्मू की कंपनी सोहराई लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के नाम चान्हो के बरहे औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन आवंटित किया गया है। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू व सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी खनन लीज आवंटित हुआ है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पद का दुरुपयोग का सारे काम किए गए हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया।
झारखंड में लगेंगे करीब 13,50,000 स्मार्ट मीटर, गांव में बनेंगे 72 नए कृषि फीडर। झारखंड में 3132 करोड़ की लागत से बिजली नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। जून 2023 से रिवीमैक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS के तहत नेटवर्क विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी निविदा को खोल भी दिया गया है। L&T, NCC जैसी करीब 1 दर्जन कंपनियों ने निविदा डाला था। अभी निविदा का मूल्यांकन चल ही रहा है, जिसमें करीब 20 दिन और लगेंगे। इसके बाद मई माह में वर्क अवार्ड कर दिया जाएगा और जून माह से काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन, 13 दिन तक प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे करेंगे कैंप। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। केंद्र नेतृत्व के निर्देश में राज्य में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश के नेता जुट गए हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे 13 दिनों तक प्रदेश में कैंप करेंगे। वह राज्य के कई जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रभारी श्री पांडे 4 अप्रैल को झारखंड पहुंच रहे हैं और वह 16 अप्रैल तक प्रवास करेंगे। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि 11 दिनों तक चलने वाले 1950 किलोमीटर की जय भारत सत्याग्रह यात्रा के जिलावार कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। मंगलवार को पार्टी आंदोलन का आगाज करेगी। राज्य भर के जिला मुख्यालयों में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसमें प्रदेश के सभी आला नेता शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी श्री पांडे रांची में रहेंगे। यह मार्च कचहरी से राजभवन तक जाएगा। देश का लोकतंत्र खतरे में है, सीएम हेमंत बोले, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और हम आज भी सामाजिक न्याय को लेकर चिंतित हैं। जहां एक तरफ देश को अमृतकाल और विश्व गुरु की संज्ञा दी जा रही है, उस स्थिति में आज हम लोग सामाजिक न्याय मांग रहे हैं। जहां केंद्र सरकार की गलत नीति और निर्णयों की वजह से देश की लोकतांत्रिक ढांचा ध्वस्त होती दिख रही है, वहीं आज ST, SC, माइनॉरिटी, OBC एवं महिलाओं के हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम सभी को एक प्लेटफॉर्म में आकर संघर्ष करना पड़ रहा है। सीएम सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्यायिक महासंघ की पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को जब मैं देखता हूं, तब मुझे दिसम गुरु शिबू सोरेन की संघर्षमय यात्रा याद आती है। दुमका एसिड अटैक मामला में पीड़ित परिवार ने SP से लगाई न्याय की गुहार, छप्पर छाड़ने के दौरान हुआ था विवाद। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के कोरदाहा गांव में गोहाल का छप्पर को बनाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मामूली विवाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पर तेजाब फेंक दिए जाने से एक दंपति और उसके बेटा बेटी घायल हो गए थे। प्राथमिक इलाज कराने के बाद सोमवार को यह पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लिए जिले के SP अंबल लकड़ा के आवास पहुंचा। उन्होंने SP से मिलकर दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। आप सबको बता दूं कि सरैयाहाट थाना क्षेत्र के कोरदाहा गांव में निरंजन यादव और मुन्ना शाह अपने परिवार के साथ अगल बगल रहते हैं। 3 दिन पूर्व 31 मार्च दिन शुक्रवार को निरंजन यादव गोहाल का छप्पर बनवा रहा था। मुन्ना शाह उससे यह कहते हुए उलझ गया कि उसने जो छप्पर बनवाया है उसका पानी उसके आंगन में गिरेगा, लिहाजा वह इसे हटा ले। इस बात पर दोनों परिवार के बीच हाथापाई शुरू हो गई, लाठी डंडे चलने लगे। इतने में मुन्ना शाह जो आभूषण व्यवसायी है, उसने अपने घर से तेजाब का बोतल उठा लाया और सीधे निरंजन यादव, उसकी पुत्री खुशबू कुमारी, पुत्र सुजीत कुमार और पत्नी शांति देवी पर छिटने लगा। शांति देवी तो अपने आप को बचा ली, पर बाकी तीनों तेजाब की चपेट में आ गए। खासतौर पर निरंजन यादव की 14 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी का चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गया। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने 35 एकड़ गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा का उठाया मामला, मुख्य सचिव को लिखा पत्र। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची जिला के चान्हो अंचल में 35 एकड़ गैर मजरूआ जमीन पर भू माफिया द्वारा कब्जा किए जाने का मामला उठाया। श्री मरांडी ने इसको लेकर एक पत्र राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को भी पत्र भेजा। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि अंचल पदाधिकारियों की मिलीभगत करके भू माफिया ने अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके सरकारी जमीन, जंगल झाड़ जमीन को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं। श्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि भू माफिया चान्हो अंचल के अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार की मिलीभगत से उक्त जमीन को बेचने की नियत से दुर्गा देवी के नाम कर दिया। इसके लिए दस्तावेज में छेड़छाड़ किया गया है। पाकुड़ में जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए जल यात्रा शुरू, लोगों को जागरूक करने की कोशिश।
झारखंड विकास परिषद की ओर से 5 दिवसीय जल यात्रा का शुभारंभ पाकुड़ के अमरापड़ा प्रखंड प्रांगण से किया गया। इस दौरान वीडियो द्वेष कुमार द्विवेदी, बीईओ श्रीनाथ ठाकुर, एसआई प्रेमचंद, सीडीपीओ बोबी कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था के सचिव सुभाषनी सोरेन ने कहा कि इस जल यात्रा का उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, जानवर एवं जल संरक्षण को लेकर जनमानस सहमति बनाना व जल संरक्षण पर जोर देना है। साथ ही ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों को जल संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान करना है। जल संरक्षण के लिए माहौल तैयार करना है। इस जल यात्रा का उद्देश्य यही है। इधर जो है वीडियो ने कहा कि पर्यावरण का दुष्परिणाम मिट्टी कटाव, जल संकट, पेड़ों की जोरों से कटाई और ससमय बारिश न होना है। यह सब पर्यावरण के खतरे को इंगित करता है। इसलिए हम लोगों को पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए जल संरक्षण जरूरी है। 11 अप्रैल को झारखंड की जनता करेगी प्रोजेक्ट भवन का घेराव, भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की झारखंड इकाई ने ऐलान किया है कि 11 अप्रैल को प्रदेश की जनता राज्य सचिवालय यानी कि प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेगी। सोमवार को हरमू स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता संगठन विस्तार के साथ साथ आंदोलन भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। वहीं हम राज्य सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक जोरदार आंदोलन भी कर रहे हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रखंड और जिला स्तरीय प्रदर्शनों के बाद अब भाजपा कार्यकर्ता राज्य की जनभावना के अनुरूप राजधानी में विशाल प्रदर्शन के साथ हेमंत सरकार को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य करेंगे। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को प्रदर्शन और सचिवालय घेराव ऐतिहासिक होगा। इसमें किसान, मजदूर, युवा, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग समेत सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने 38 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स किया जमा, इनकम स्थिर रहने की है उम्मीद। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीसीएल की आमदनी बढ़ी है, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आमदनी स्थिर रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च तक जमा किए गए एडवांस टैक्स के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपनी आमदनी पर टैक्स के रूप में कुल 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च तक उन्होंने टैक्स के रूप में 38 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। इधर जो है सीसीएल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स के रूप में कुल 362 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीसीएल ने पहले 685 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 31 मार्च 2023 तक सीसीएल ने एडवांस टैक्स के रूप में अतिरिक्त 76 करोड़ रुपए जमा किए। इस तरह सीसीएल में मुनाफा बढ़ने की वजह से 22-23 के लिए कुल 761 करोड़ रुपए टैक्स दिया। यह वित्त वर्ष 2021-22 में अदा किए गए टैक्स का 2.5 गुना है।